तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का है, 12th में है सीबीएसई में, और बाकी हो सकता है कि एससीईआरटी 11th में हो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो जो भी आप लोग जो अभी हमें यूट्यूब पे देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आप लोग शेयर करते रहें। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बीच में आएंगे तो मैं करवाता रहूंगा। चलिए आइए देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। पहला है ब्रिटिश शासन के दौरान, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की गतिहीनता का क्या कारण था? एग्रीकल्चर का स्टैग्नेंट का क्या रीजन था? स्टैग्नेंट का रीजन क्या था? गतिहीनता का क्या कारण था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण जो था वो क्या था बताइए। इसका जो मुख्य कारण जो था वो है आपका भूमि बंदोबस्त प्रणाली, लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी 3 सिस्टम आती थी। जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी 3 सिस्टम आया करती थी। उसके बाद है प्राथमिक आधिकारिक जनगणना कब की गई? ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो सेंसस था, फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मायो ने की थी, लॉर्ड मायो। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था, ये फर्स्ट 72 ये ऑफिशियल नहीं था, ये जो था ये ऑफिशियल नहीं था। और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था, ऑफिशियल जो हुआ था वो हुआ था 1881 में। ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था वो हुआ था आपका 1881 में, ठीक है ना, 1881 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैसे सेंसस पहली बार जो हुआ 1872 में हुआ था, लॉर्ड मायो ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निर्यात अतिरेक यानी एक्सपोर्ट सरप्लस जो था, जो भी हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हम फायदा होता था इंडिया को, वो कहाँ यूज होता था? तो ब्रिटेन के औद्योगिक सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले कार्यबल द्वारा वहन किए गए व्यय के लिए करता था, ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्धों पर करता था, अदृश्य मदों के आयात पे। तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, ब्रिटिश कहाँ यूज करते थे? उसको यूज करते थे अपने बेनिफिट के लिए, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते थे सर्विसेज, ठीक है ना, अपना ऑफिस सेटअप करते थे, ठीक है। तो ये सारा रीजन है इसका, ये सब रीजन है। बताइए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ गया उपयुक्त सभी। जो भी प्रॉफिट होता था बिजनेस से या एक्सपोर्ट से, ठीक है ना, निर्यात अतिरेक जो भी था उसका ब्रिटिश कहाँ यूज करती थी? तो ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो भी ऑफिस सेटअप करना था, लड़ाई पे खर्च करती थी, और वो इंपोर्ट कर लेती थी सर्विसेज। तो ये सारे आ जाएंगे। इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी पैसे का प्रवाह जो था कहीं ना कहीं जो था वो कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन में चला जाता था, ठीक है ना, ब्रिटेन में चला जाता था, ठीक है। तो ये रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आज मैं बहुत कम बात करूंगा, सीधा क्वेश्चंस करते रहेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव प्लासी, हाँ ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, वो कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी एक जगह थी, वो हुआ था 1757 में। ध्यान रखिएगा, हमने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई जो थी, कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो था, बैटल ऑफ प्लासी जो था वो 1757 में आया था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव प्लासी के युद्ध द्वारा रखी गई, और प्लासी जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, नींव जो रखी थी ब्रिटिश साम्राज्य ने, वो प्लासी के युद्ध में रखी थी। प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं 1757, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1857 में, तो वो हमारा जो है प्रथम विश्व युद्ध, क्या बोलते हैं उसको, मंगल पांडे वगैरह जो थे, ठीक है ना, वो नहीं, बैटल ऑफ प्लासी एक अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन के दौरान किस उद्योग को भारी धक्का मिला था? बताइए। सीमेंट का, हैंडीक्राफ्ट का, हस्तशिल्प का, कागज का, या लोहा और स्टील का? तो बताए, ठीक है ना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो था, जो औपनिवेशिक शासन थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था, हमारे हस्तशिल्प इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा?
हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है ना। विभाजन के बाद भारत में जूट उद्योग की निम्न कारण से भारी क्षति हुई। जूट का जो इंडस्ट्री था उसको भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये क्या रीजन थे इसके? इसका रीजन ये था कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो कच्चा माल हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है ना। तो कच्चे माल की कमी पड़ गई थी इंडिया में। तो भूकंप, अकाल ये नहीं, जूट के उद्योग को निम्न कारण जो क्षति जो हुई थी वो था लैक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कमी की वजह से हुआ था, रॉ मटेरियल की कमी की वजह से हुआ था। ठीक है ना, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे की शुरुआत कब की थी? अब देखिए, रेलवे जो आया था हमारे इंडिया में वो 1850 में आया था, लेकिन पहली बार 1853 में फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ट्रेन। और वो कहां से कहां हुआ? तो फर्स्ट ट्रेन जो स्टार्ट हुआ था वो बॉम्बे टू थाने हुआ था। बॉम्बे, पहले मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन जो है स्टार्ट की गई, बॉम्बे टू थाने। ठीक है ना, फर्स्ट ट्रेन। और रेलवे से आया कब था? तो इंट्रोड्यूस हुआ था 50 में, 1850 में। लेकिन पहली ट्रेन कब स्टार्ट की गई? पहली ट्रेन स्टार्ट की गई आपकी 1853 में, बॉम्बे टू थाने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में विदेशी व्यापार का आधे से अधिक निम्न तक सीमित था। अब ब्रिटिश व्यापार की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड जब हम करते थे वो उस टाइम किससे करते थे? उस टाइम हम लोग किससे करते थे? उस टाइम हम ब्रिटेन से करते थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस के टाइम। लेकिन अभी हम अमेरिका से ज्यादा करते हैं। ठीक है। हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है पतन खत्म हो गया। उसका रीजन क्या था? कि बृहद बेरोजगारी, निर्मित वस्तुओं का आयात, जो बनी बनाई चीजें थी वो बाहर से हमारे इंडिया में आ जाती थी। ठीक है ना। और ए और बी, बृहद बेरोजगारी दोनों आएगा। ठीक है ना, दोनों आएगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बृहद बेरोजगारी और निर्मित वस्तुओं का अभाव दोनों आएगा। ठीक है। तो ये रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चलिए, विभाजन के कारण किस उद्योग को भारी नुकसान हुआ? जब हमारा कंट्री जो है डिवाइड हुआ था, विभाजन हुआ था, उसमें जूट इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जूट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था? तो जूट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो पंजाब की एक जगह है सिंध, है ना। चलिए, तो वो वहां पाकिस्तान में चली गई थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों के जीवन निर्वाह का स्रोत क्या था? उस टाइम लोग करते क्या थे? उद्योग करते थे। उद्योग तो था ही नहीं हमारे इंडिया में। कृषि करते थे, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा 11th का? उस टाइम ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, ब्रिटिश ने क्या किया ताकि हमारा व्यापार ब्रिटिशर से ज्यादा हो सके? उन्होंने एक स्वीज कैनाल को बोलते हैं स्वेज नहर, स्वीज कैनाल, कैनाल होता है नहर, स्वीज कैनाल उन्होंने सेटअप कर दिया। कब? 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था। 1869 में स्वीज कैनाल सेटअप किया, जिसमें क्या किया? प्रत्यक्ष रास्ता बना दिया। किसमें? ब्रिटिश, भारत और ब्रिटेन में, भारत और ब्रिटेन में डायरेक्ट रास्ता बना दिया, प्रत्यक्ष रास्ता बना दिया। कब? 1869 में स्वीज कैनाल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वीज कैनाल कब सेटअप हुआ था, मतलब कब बनाया था? 1869 में। और ये डायरेक्ट रूट था किसका? पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन का। पाकिस्तान तो उस टाइम था भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ष महान विभाजन, ग्रेट ईयर इसको बोलते हैं? 1921 को। कारण क्या था कि 1921 से पहले हमारी जनसंख्या कम हुई थी, उसके बाद लगातार बढ़ ही रही है, इसलिए इसको ग्रेट विभाजन बोलते हैं, महाविभाजन वर्ष बोला जाता है 1921 को। और 1921 के बाद हमारा जो है सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये ध्यान रखिएगा। 1921 के बाद सेकेंड जनांकीय दशा, डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक सेकेंड स्टेज था, सेकेंड स्टेज, इससे पहले फर्स्ट स्टेज।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, महाविभाजन वर्ष, क्योंकि उससे पहले हमारी जनसंख्या कम हुई थी, उसके बाद लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारित संरचना, सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड था वो कौन सी आधारित संरचना थी? आधारित संरचना में क्या आता है? रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारित संरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। विकसित सर्वाधिक जो हमारी जो थी ब्रिटिश शासन के दौरान वो क्या था बताइए? एयरबेस नहीं, वाटर बेस बिल्कुल नहीं, रेलवे। रेलवे सेटअप कर दिया था। रेलवे तो पता ही आपको कब आया था? 1850 में ही आ गया था। 1850 रेलवे जो था वो ज्यादा विकसित था। देखिए वैसे इसका तो आंसर भी दे रखा है मैंने नीचे, ये मैं सारा पीडीएफ में अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। व्यावसायिक संरचना से क्या अभिप्राय है? देखिए व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो उस टाइम लोग करते क्या थे? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है विभिन्न व्यवसायों के बीच कार्यबल का वितरण। ठीक है, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति, एक देश में कार्यबल का आकार, एक देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये तो होगा नहीं, आकार भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 15 का क्या जाएगा? 15 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? तो ये चीजें पहले चैप्टर में है, कुछ चीजें और भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, पहले चैप्टर में और जो आपको क्या ध्यान देना है, एक होता है डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन, मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कंडीशन, जनांकीय दशाएं, जनांकीय या जनांकीय होता है, देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, जनांकीय। चलिए, दशाएं, दशाएं। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में 5 चीजें आती हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन में 4-5 चीजें हैं। पहला है आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम जो था बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या था? ज्यादा था, है ना। उच्च जन्म तथा मृत्यु दर, मृत्यु दर। ठीक है, दूसरा हाई बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उस टाइम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है ना। उच्च मृत्यु दर थी उस टाइम, उच्च शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1 साल से कम एज वाले बच्चों की डेथ। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1 साल से कम, एक साल से कम बच्चों की डेथ जो होती है उसे शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। और क्या था? मास इलिटरेसी। ठीक है ना, अशिक्षा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट था आपका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, निम्न जीवन स्तर था लोगों का स्तर। एक और था लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, निम्न जीवन आशा। जीवन प्रत्याशा बोलते हैं या आशा बोलते हैं? प्रत्याशा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये था। अगर बर्थ रेट डाटा की बात करें तो बर्थ रेट जो था उस टाइम था 48 पर 1000, 1000 में 48 बर्थ होता था, और डेथ रेट जो था वो था 40 पर 1000। मोर्टेलिटी रेट जो थी उस टाइम थी 218 पर 1000, यानी 1000 बच्चे बॉर्न होते थे तो उसमें 218 बच्चे डेथ हो जाती थी 1 साल से कम एज वाले बच्चे। यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है 1 साल से कम एज वाले बच्चों की डेथ आफ्टर 21। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है 1 साल से कम एज वाले बच्चों की डेथ, 200, है ना, वो कितनी थी? 218। चलिए
और उस टाइम लोग 16% लोग ही पढ़े लिखे होते थे। बताइए, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन आस्था, उस टाइम एवरेज एज जो था वो 44 था। एवरेज एज जो था वो 44 था, एवरेज एज, ठीक है ना। एवरेज एज जो था वो कितना था, 44। एक मिनट रुक जाइए, आपको डेटा करेक्ट दे देते हैं। हाँ 44 था, ठीक है ना। तो ये चीज है, 44 ईयर एवरेज एज था। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एवरेज एज। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और वो कर लीजिएगा, ये पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। ये भी वही है क्या, एक मिनट, चलिए यहां आ जाइए, ये सेकंड चैप्टर आपका आ गया। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? कोई है बताने वाले, बताइए मुझे, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? में 1850 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1850 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। और एनएसएसओ कब सेटअप हुआ था? ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन और एनएसएसओ जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी 1950 में ही आया था। एनएसएसओ, ठीक है ना, 1950 में ही सेटअप किया गया था एनएसएसओ को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थों का उन्मूलन और भूमि की अधिकतम सीमा घटाकर, घटक है मध्यस्थों का उन्मूलन। देखिए इसमें क्या है, ओवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, ओवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएज, ऑफ इंटरमीडिएज, बिचौलियों को खत्म करना, और भूमि की अधिकतम मैक्सिमम लिमिट जो है, लैंड सीलिंग इसे बोलते हैं, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग और ओवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएज कब आया था? वो किसका पार्ट है? वो भारत में भूमि सुधार का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? वो भारत में भूमि सुधार का पार्ट है। ये भूमि सुधार में चीजें थी, ये तो क्या था, भूमि सुधार का पार्ट। देखिए भूमि सुधार में क्या था कि एक मैक्सिमम लैंड कितनी होनी चाहिए इंडिविजुअल के पास, वो लैंड सीलिंग अधिकतम सीमा फिक्स कर दी। और दूसरा था मध्यस्थों का उन्मूलन, तो ये भूमि सुधार का पार्ट है। देखिए कृषि को सुधार करने के लिए दो चीजें आई, एक भूमि सुधार और एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। कौन सा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है? देखिए पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य विकास, समानता, विकास, समानता और आधुनिकीकरण, ये है, ये नहीं है, तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब मैं आपको पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बता देता हूं। देखिए पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे वो ध्यान दीजिए, वो चार थे। पहला आधुनिकीकरण, समानता, विकास और एक और था आधुनिकीकरण, समानता, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस। हाँ एक और था, देखिए आधुनिकीकरण हो गया, समानता हो गया, ये तीन तो है ही, एक और था इसका पॉइंट, वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, ठीक है ना, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। तो ये चार पॉइंट थे, आत्मनिर्भर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। हाँ देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वो निजी क्षेत्र में होगा, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ये तो हम बेसिक चीजें हैं, ये सब तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कर लेंगे, लेकिन ये सब चीजें क्या है, बेसिक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न अवधि में चलाई गई। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुआ? तो वो 51 से 56, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, फिर 56 से 61, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 51 से 56 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित वस्तुओं का आयात से संरक्षण देने हेतु सरकार ने प्रयोग किया था। देखिए
इंपोर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी चलाई गई थी जिसे बोलते थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब सरकार ने पॉलिसी अपनाई कि बाहर से सब्स्टिट्यूशन, कि बाहर से ना मंगाने के बजाय हम क्या करें, आयात प्रतिस्थापन करें। क्या करें? आयात प्रतिस्थापन करें। आयात प्रतिस्थापन मतलब बाहर से कोई चीज ना मंगाने के बजाय ना मंगाए और इंडिया में ही वो बनाए। उसके लिए दो पॉलिसी सरकार ने करी। उसके लिए सरकार ने दो पॉलिसी यूज किया, एक था टैरिफ और दूसरा था कोटा। टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब प्रशुल्क, टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट शुल्क, और दूसरा था कोटा। कोटा मतलब क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस कर दिया कि कितना हमें क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट करना है। तो यानी हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया? दो चीजें की गई। उन पे आयात पे शुल्क लगा दिया गया ताकि वो चीजें हमारे इंडिया में महंगी हो सके, और कोटा फिक्स कर दिया कि हम बाहर से इतनी ही क्वांटिटी मंगा सकते हैं, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो टैरिफ और कोटा आ जाएगा। तो इसका दोनों आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एक अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है? देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम 3 होती है, मैंने आपको बताया था, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे और किसके लिए। तो कौन सी समस्या केंद्रीय समस्या है? तो सारे आ जाएंगे, 3 केंद्रीय समस्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं कार्यान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है? देखो जो सरकार का स्वामित्व होगा, साधनों का स्वामित्व नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई निसंकोच सार्वजनिक होगा, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुसूची जिसमें पूर्णतः सरकार के स्वामित्व के उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। अब आइए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति आई थी 1956। ये सेकंड थी, वैसे फर्स्ट 48 में आई है, वो मैं एक अलग से इस पे चर्चा करूंगा। औद्योगिक नीति 3 थी, सॉरी औद्योगिक नीति 56 की बात करें तो उसमें 3 चीजें आई थी, 3 शेड्यूल बनाया गया, ए, बी और सी। ए में सरकार जो था उसमें पूरा जो है स्वामित्व पूर्णतः सरकार का था, पूर्णतः सरकार का, पूर्ण रूप से सरकार का था, मतलब केंद्र सरकार का। और बी में राज्य सरकार का था और सरकार, और तीसरे वाले में निजी क्षेत्र को दे दिया कि आप उत्पादन कीजिए। यानी औद्योगिक नीति में 3 कैटेगरी बांटी गई। पहला पूर्ण सरकार चलाएगी, ए कैटेगरी में, बी में राज्य और सी में प्राइवेट, ठीक है। तो पूर्ण सरकार की बात कर रहा है तो ए आ जाएगा, ठीक है। अगर पूर्ण राज्य की बात करता तो बी शेड्यूल में आता, ठीक है ना। अनुसूची बनाई गई, 3 अनुसूची बनाई गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन है, किस वर्ष से अभिप्राय आयातित वस्तुओं का लगाने वाले करों से है? सॉरी, निम्न में से अभिप्राय आयातित वस्तु पर लगाने वाले कर। देखिए इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, मैंने बताया था, उसको बोलते हैं प्रशुल्क। ये आयात प्रतिस्थापन का पार्ट है, उसे क्या बोलेंगे? प्रशुल्क बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रशुल्क बोलेंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत ने प्रथम बार उच्च पैदावार वाले कार्यक्रम को अपनाया? आ गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसी को बोलते हैं HYVS, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और ये किसका पार्ट है? ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट है, ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट है, ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट है। इसे बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलेंगे? हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति बोलेंगे, ठीक है। यानी अगर हरित क्रांति कब आया था ये पूछ रहा है, ठीक है। हरित क्रांति कब आया था? तो मैं आपको बता दूं, हरित क्रांति जो आया था वो हमारा 66 में आया। वैसे तो अक्टूबर 1965 में ही इसको अपना लिया गया था, लेकिन अप्लाई जो हुआ था वो 66 में हुआ था। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति, तो आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति जो है 1966 में यूज किया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उत्पादकता वाले बीज।
उत्पादकता वाले बीज। बीज का प्रयोग कब किया गया पहली बार? 1966 में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भूमि की अधिकतम सीमा से अभिप्राय है। हाँ देखिए, भूमि की अधिकतम सीमा से अभिप्राय का मैक्स इसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। और लैंड सीलिंग का मतलब होता है, लैंड सीलिंग का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति अपनी कितनी मैक्सिमम जमीनें अपने पास रख सकता है, एक अपनी जमीनें कितनी अधिकतम सीमा रख सकता है। तो एक व्यक्ति के स्वामी में यह आ गया, एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि की तय करना कि एक व्यक्ति है कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने सारे कंटेंट्स मैं YouTube पे देता हूं, तो कम से कम आप लोग जरूर शेयर किया कीजिए YouTube चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पूर्व सरकारी नियंत्रण में ढील है? अब आ गया आपका थर्ड यूनिट, ये सेकेंड यूनिट था इससे पहले, अब आपका आ गया थर्ड यूनिट। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल जो है वो है आपकी 10 यूनिट। ठीक है, तो आप आराम से 5 आज कर लीजिए अभी, और 5 हम लोग दो वीडियो बना दूंगा, उसमें ये सारा हो जाएगा MCQ। निम्न में से कौन सा पूर्व सरकारी नियंत्रण में ढील से संबंधित है? देखिए ये NCERT का है, बाकी मैंने इंडियन इकोनॉमी का 1 लाइनर बहुत सारी चीजें मैंने एक PDF बनाई हुई है और मैंने डाला हुआ है, उसको प्रिंट आउट करके पढ़िएगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सी सरकारी पूर्ण सरकारी नियंत्रण में ढील देना है? अब आइए बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है ना, नई आर्थिक नीति बोलते हैं इसको, नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 में। इसमें 3 पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बता देता हूं मैं क्या होता है। उदारीकरण का मतलब होता है कि जो अनावश्यक प्रतिबंध थे, 5 चीजों पे उदारीकरण किया गया, आगे बढ़ेंगे। उद्योग पे किया गया, टैक्स वाले सिस्टम पे किया गया, बैंकिंग में किया गया, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड में किया गया, विश्व व्यापार में किया गया। तो उदारीकरण का मतलब अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्ति देना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है 2 अर्थव्यवस्था को मिलाना, या 2 अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर होती है कि हमारी चीजें वहां जा सकती है, उनकी चीजें हमारे यहाँ आ सकती है। नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि जो चीजें गवर्नमेंट की है उसको हम उसका स्वामित्व या काम निजी क्षेत्रों में हम दे रहे हैं। चलिए, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा पूर्ण सरकारी नियंत्रण में ढील देने से है? अब क्या कह रहा है? ढील दे रहा है। पूर्ण सरकारी नियंत्रण से क्या कर रहे हैं? ढील दे रहे हैं। तो बताइए, ढील देना मतलब अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्ति देना। ढील का मतलब स्वामित्व नहीं चेंज कर रहा है, ढील दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उदारीकरण आ जाएगा। पूर्ण सरकारी नियंत्रण से ढील देना यानी अनावश्यक प्रतिबंधों से थोड़ा सा मुक्त करना, वो उदारीकरण होगा। अगर स्वामित्व का नियंत्रण खो देना या फिर प्राइवेट कर देना तो वो निजीकरण होता। ठीक है, ये उदारीकरण इज द करेक्ट आंसर। WTO की स्थापना कब हुई थी? देखिए WTO का एक संस्था थी गेट, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ये था 1948 में, और उस टाइम सिर्फ 23 मेंबर थे। उस टाइम सिर्फ 23 मेंबर थे वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन के। लेकिन इसकी जो अब इसको क्या किया गया, 1995 में इसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। WTO में कन्वर्ट कर दिया गया कब? 1995 में। ठीक है, 1995 में, जनवरी 1995 शायद, जैन, हाँ 1 जन 1995 में। ठीक है, WTO को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? गेट को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा WTO बना किससे है, तो वो गेट से बना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। अब बताइए, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार यानी विश्व क्या करेंगे, उसमें वैश्वीकरण होगा। जब 2 अर्थव्यवस्था को मिलाते हैं, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा वैश्वीकरण होगा। वो हमारा क्या होगा? वैश्वीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं।
दो देशों के बीच व्यापार कहलाता है। देखिए, दो देशों के जब भी व्यापार करेंगे तो द्विपक्षीय व्यापार होगा, और बहुत सारे कंट्री के साथ जब हम व्यापार करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, बताइए। ठीक है, द्विपक्षीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नई आर्थिक नीति के तहत प्रारंभ की गई नीति नहीं है? देखिए, नई आर्थिक नीति में क्या आया था? उदारीकरण आया था। एक मिनट, तो साइड हो जाता हूं मैं, आप लोगों को दिखे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो लाइसेंसिंग नहीं था। ये तीनों पॉलिसी थी, लाइसेंसिंग नहीं थी। लाइसेंसिंग जो था वो 1951 का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? तो अब लीजिए, 1991 में की गई। अब डेट याद कीजिए अब इसमें, ठीक है ना? तो कब की गई? तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। 1991 कब? जुलाई में। आपको ये ध्यान रखना है, जून, जुलाई, मई सब दिया हुआ है, लेकिन 1991 में आई थी। कब? जुलाई में आई थी। कब आई थी? जुलाई में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अभिप्राय बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को समता हिस्से को बेचने से है। निम्न में से अभिप्राय बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता हिस्से को बेचने से है। क्या कर रहा है? बेच रहा है, सार्वजनिक चीजों को बेच रहा है। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होगा? जो चीजें हैं सरकार की उसको प्राइवेट हैंड ओवर करना या प्राइवेट में बेचना, निजीकरण होगा, जो हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सस्ती आयातित वस्तुएं निम्न के पीछे एक कारण है। जो चीजें इंपोर्टेड हो, क्या बोलते हैं, सस्ती, जिनकी प्राइस कम हो, इंपोर्ट चीजें क्यों करते हैं हम लोग, बताइए तो। एक तो क्या है ना कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि हमारा औद्योगिक विकास का निम्न स्तर है, और अगर हमारा औद्योगिक विकास होता तो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो औद्योगिक विकास का निम्न स्तर होना ही इसका कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र से निजी स्वामित्व में परिसंपत्तियों या सेवाओं का हस्तांतरण करना है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की तरफ, तो क्या करेंगे? उसे निजीकरण आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? निजीकरण आ जाएगा। चलिए, WTO से क्या अभिप्राय है? हे प्रभु, विश्व व्यापार संगठन, बिल्कुल सही। इसमें क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बाह्य प्रापण। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई भी चीज हम अपने बिजनेस के लिए बाहर से रिसोर्सेज मंगा रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए सर्विसेज बाहर से मंगा रहे हैं या बाहर वाले को दे रहे हैं। आज हम लोग इंडिया में बैठ के बाहर वालों के लिए हम काम करते हैं, तो वो क्या, किसका पार्ट है? आउटसोर्सिंग का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? आउटसोर्सिंग का पार्ट है। ठीक है, वो किसका पार्ट है? आउटसोर्सिंग का पार्ट है। तो बाह्य प्रापण जो होता है आउटसोर्सिंग भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि यह बड़ी संख्या में बेरोजगारी और को रोजगार प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। यह एक विशेष क्षेत्र में उत्तमता प्रदान करता है। ठीक है, या दोनों ए और बी? क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण के तहत प्रारंभ किए गए थे? निम्न में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण के तहत प्राप्त किए गए थे? औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, कर क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बिल्कुल सब में सुधार। ठीक है ना? तो ये चारों था, तीनों था। दो और है, वो भी पॉइंट में लिखवा देता हूं। औद्योगिक क्षेत्र का सुधार ठीक है, कर सुधार ठीक है, वित्तीय क्षेत्र का सुधार ठीक है, विदेशी व्यापार का सुधार, चौथा पॉइंट, विदेशी व्यापार का सुधार, विदेशी फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, विदेशी व्यापार में सुधार है ना? फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। नेक्स्ट, और पांचवा पॉइंट एक और है, वो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म।
क्षेत्र सुधार में सुधार, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, तो ये 5 था वो लिख लीजिएगा। उदारीकरण जो था ना, उदारीकरण में इन 5 क्षेत्र में के बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से कौन से आर्थिक सुधार की बात करेगा, तो ये 5 हो जाएंगे। इसका क्या, इसका उपयुक्त क्योंकि 3 ही दे रखा है तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक कर सुधार नहीं है, निम्न में से कौन सा एक कर सुधार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कर सुधार नहीं है, बात करते हैं। करों में कमी, ठीक है, प्रत्यक्ष करों में सुधार, कर प्रक्रिया का सरलीकरण, रुपए का अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन टैक्स रिलेशन ही नहीं रखता है, ठीक है ना। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, रुपीज जो है वो इसका पार्ट नहीं है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज इसका पार्ट नहीं है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के स्वामित्व और प्रबंध के नियंत्रण को निजी क्षेत्र में करना, ये तो सीधी सी बात है। कितनी बार सरकार की चीजें प्राइवेट में करेगी तो वो क्या हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अभिप्राय अपनी कुछ गतिविधियों को ठेके पर तीसरी पार्टी को दे देना। हाँ, यही है। देखिए, हम अपना काम किसी दूसरे को दे रहे हैं और वो हमें उस काम को करके दे देगा। और आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, यही तो करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कार बना रही है, तो कार बनाने वाली कंपनी सर्विसिंग नहीं करती, क्या करती है, वो एजेंसी दे देती, किसी को दे देती है कि भाई साहब हमारे जितने भी कार मैं बेच रहा हूँ और जो भी कस्टमर की सर्विसिंग होगी आप करेंगे, ठीक है ना, आउटसोर्सिंग। ये लेकिन उसी का पार्ट है। बिजनेस करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करना है, मान लीजिए किसी को एडवर्टीजमेंट कंपनी को दे दिया कि मेरी तरफ से आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, आप एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो ये सब जो है ना वो बाह्य प्रापण, आउटसोर्सिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, आउटसोर्सिंग का पार्ट है, वो सब आउटसोर्सिंग का पार्ट है। निम्न में से अभिप्राय अर्थव्यवस्था को अधिक स्वायत्तता देने और सरकारी नियंत्रण में कमी और समाप्ति से है। अब बताइए, सरकार अधिक स्वायत्तता यानी मैक्सिमम फ्रीडम देना और सरकारी नियंत्रण में कमी यानी क्या कर दिया, गवर्नमेंट के जो कंट्रोल हैं उसको कम कर दिया। तो जब गवर्नमेंट के कंट्रोल कम करेंगे तो सीधी सी बात है वो क्या हो गया, कंट्रोल कम कर रहा है। कंट्रोल, स्वायत्तता मतलब यहाँ पे स्वामित्व नहीं, कंट्रोल कम कर रहा है तो वो उदारीकरण का पार्ट है। कंट्रोल कम करेगा तो वो उदारीकरण। तो ये चीजें हैं। आइए, तो आपको थोड़ा सा बीच में वॉइस चली गई होगी। आइए देखिए, तो ये चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो देखिए, सरकार हर चीज प्राइवेट तो कर नहीं सकती है। अब डिफेंस को प्राइवेट कर दे, जो परमाणु चीजें हैं उसको प्राइवेट कर दे, फिर तो कहीं भी कोई भी कुछ कर सकता है। तो कुछ सरकार ने अपने पास रखे हैं। क्या रखे हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का के लिए सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा रखा गया है, प्रतिरक्षा डिफेंस इक्विपमेंट रखा गया, डिफेंस इक्विपमेंट रखा गया है ना, और सीमेंट का नहीं रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा, ए और बी। सीमेंट तो प्राइवेट के पास है, ठीक है ना। तो ये आपका लिबरलाइजेशन का पार्ट है। क्लियर है। तो यहां तक आपको मुझे लगता है नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 4th यूनिट, गरीबी निर्धनता। ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मार के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और 2 वीडियो में आपको जो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आइए, कहता है ये निर्धनता चैप्टर से है, SJSY
हेलो, ठीक है, ठीक है। तो शहरी रोजगार, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, पहला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्य के बदले अनाज, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को अब परिवर्तित कर दिया गया है। पहले कार्य के बदले अनाज जो था वो कार्यक्रम को अब किसके नाम से परिवर्तित कर दिया गया है? कोई है महापुरुष जो बता सकते हैं? उसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसे बोलते हैं मनरेगा, MG नरेगा, मनरेगा। कब? मनरेगा एक्ट जो आया था वो था 2005 में, मनरेगा, ठीक है। चलिए, MPCE से अभिप्राय है, इसे बोलते हैं मंथली पर कैपिटल, मंथली पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मंथली पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। MPCE से अभिप्राय क्या है? अधिकतम प्रति व्यक्ति आय, मासिक, सॉरी मंथली पर कैपिटल। बताइए इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का? मंथली पर कंजम्पशन, सॉरी पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ठीक है ना, ये आ जाएगा। MPCE का मतलब होता है मासिक प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, हाँ, जेल निर्वाह लागत, ध्यान रखिएगा, जेल कॉस्ट लिविंग, जेल कॉस्ट लिविंग का जो प्रतिपादन किया था वो दादा भाई नारोजी ने किया था। जेल कॉस्ट प्रतिपादन का जो वो प्रतिपादन किया था जेल कॉस्ट का, वो किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने, दादा भाई नारोजी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नारोजी। निम्न में से अभिप्राय उच्च व्यक्ति क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी से है। अब ध्यान रखिएगा, दो गरीबी होती है, एक होती है निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन सापेक्ष निर्धनता का मतलब होता है तुलना। जैसे मान लीजिए आप लोगों की तुलना में मैं गरीब हूं, ये क्या है? ये सापेक्ष निर्धनता है, और वास्तविकता यह है कि हम दोनों गरीब हैं, ये निरपेक्ष निर्धनता है। हमारी इनकम अगर बिलो पॉवर्टी लाइन हो, ठीक है ना, तो हम क्या है? निरपेक्ष निर्धनता है। और अगर हम तुलना करें आपस में एक दूसरे की, तो वो क्या हो जाएगा? सापेक्ष निर्धनता हो जाएगी। तो तुलना जब भी करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? सापेक्ष निर्धनता हो जाएगी। क्या होगा? सापेक्ष निर्धनता हो जाएगी। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्पकालीन निर्धन में सम्मिलित है। अल्पकालीन निर्धन में क्या सम्मिलित है? हमेशा गरीब, मौसमी गरीब, कभी भी गरीब नहीं, या सामान्य गरीब? बताइए। तो हमेशा गरीब रहेगा वो अल्पकालीन गरीब कैसे हो सकता है? मौसमी गरीब हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। किस वर्ष में राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय कार्य के बदले क्या अनाज का कार्यक्रम कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 2004 में, ठीक है ना, 2004 में राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज का कार्यक्रम जो था वो 2004 में स्टार्ट किया गया। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। क्या रखना है? विशेष ध्यान, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा हैं, पढ़ते हैं, फटाफट जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तैयारी आपकी लगता है कि बहुत अच्छी है, चल रही है, लगे हुए हैं सब। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का प्रारंभ कब किया गया? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का प्रारंभ कब किया गया? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम कोई है बताने वाला? बताइए। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोग्राम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1997 को, 1997। सरकार द्वारा गरीबों के भोजन और पौष्टिक के स्तर को सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया था भाई? गरीबों के भोजन और पौष्टिक को सुधारने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, समन्वित बाल विकास स्कीम, मध्याह्न भोजन या उपयुक्त सभी? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, गरीबों को पौष्टिक भोजन करने के लिए, न्यूट्रिएंट फूड करने के लिए सारी पॉलिसी आई थी। सार्वजनिक वितरण, पीडीएस सिस्टम, ताकि राशन कार्ड पे आप लोगों को सब सामान पहुंच पाए, समन्वित बाल विकास स्कीम और मध्याह्न भोजन, ये तीनों यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन और सार्वजनिक बाल विकास स्कीम, तीनों आया था। वो सरकार द्वारा गरीबों के लिए भोजन और पौष्टिक सुधार के लिए कार्यक्रम चालू किया गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में गरीबी पर आंकड़े का कौन सी संस्था एकत्र करती है? भारत में गरीबी पर आंकड़े की कौन सी संस्था एकत्रित करती है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तो गरीबों के लिए है, ये तो रोजगार देता है, तो एनएसएसओ करती है। पॉवर्टी को कौन मेजर करती है? एनएसएसओ करती है, ठीक है। निम्न में से सार्वजनिक सर्वाधिक गरीब वर्गीकृत किए जाते हैं। अब बताइए, सार्वजनिक जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं वो कौन से गरीब हैं? सार्वजनिक गरीब जो हैं वो अल्पकालीन नहीं, चीरकालीन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चीरकालीन गरीब जो सर्वाधिक गरीब वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन से सर्वाधिक गरीब में कौन से हैं? चीरकालीन। सर्वाधिक गरीब में कौन से हैं? चीरकालीन। चलिए, अच्छा देख के बोल रहा है, स्वरोजगार कार्यक्रम में सम्मिलित है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय कार्यबल बिल्कुल नहीं, तो प्रधानमंत्री की रोजगार योजना स्वरोजगार कार्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है ना। ये है आपका पॉवर्टी से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये चौथा चैप्टर था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका, हे प्रभु वो कहां गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आता है मानव पूंजी संरचना। मानव पूंजी संरचना, मानव पूंजी संरचना। इसमें देखेंगे भारत में निम्न में से कौन से संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र को नियंत्रित करता है? हेल्थ सेक्टर को। तो ध्यान रखिएगा, आईसीएमआर। आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च जो है वो क्या है? आईसीएमआर है, ठीक है ना। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। कोई बताएगा आईसीएमआर कब सेटअप हुआ था? आईसीएमआर कब सेटअप हुआ था? स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? बताएं कोई, आईसीएमआर कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? है कोई? परिधि बताइए। चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1911 में आया था ये आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो हमारे भारत में कौन करता है, स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, वो आईसीएमआर है, 1911। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आपको रिकॉग्नाइज करती है ग्रेजुएशन लेवल की, जो आप गए थे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन, AICT जो है बीटेक वगैरह का जो भी यूनिवर्सिटी है उसको उसको रजिस्टर करती है, गाइडलाइंस देती है। UGC ये है यूनियन ग्रांट कमीशन है, ये ग्रेजुएशन वगैरह का जो है हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है, ये टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करता है, ये मेडिकल को प्रमोट करता है, ठीक है ना। UGC एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, कोई बताएगा UGC कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1953 में, 28 दिसंबर 1953 में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी। शिक्षा पर व्यय द्वारा, देखिए शिक्षा पर व्यय द्वारा सरकार द्वारा व्यय को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। कुल सरकारी व्यय का प्रतिशत, GDP का प्रतिशत, और दोनों A और B, दोनों A और B। बताइए शिक्षा पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, वो किस पे मेजर करते हैं? एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो किससे मेजर होता है? दोनों से होता है, कुल सरकारी व्यय का प्रतिशत और GDP का भी परसेंटेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक देश के शैक्षणिक उपलब्धि का सूचक है? शैक्षणिक उपलब्धि यानी जो एजुकेशनल जो है वो कौन सा है बताइए? वयस्क साक्षरता, युवा साक्षरता, प्राथमिक संपूर्णता दर, प्राथमिक संपूर्णता दर। तो वयस्क साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धता तभी होगी जब एजुकेशनल जो है अचीवमेंट सब सारे पढ़े लिखे होंगे, तो सभी आ जाएगा। निम्न वर्ष में भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया है, यानी कंपलसरी एजुकेशन कर दिया। कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क, निःशुल्क फ्री में। बताइए निःशुल्क शिक्षा का कब जो आया था? बताइए निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं। अनिवार्य शिक्षा, ये एक बार आंसर देखिएगा तो इसका आंसर क्या आ रहा है? कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा कब का वो पॉलिसी कब आई थी बताइए तो एक बार? 2001 था क्या? कंपलसरी एजुकेशन तो 2009 में आया था, लेकिन ये चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 2001 ही होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिए। कंपलसरी एजुकेशन जो था सिर्फ कंपलसरी 2009 का भी था, तो निःशुल्क की बात कर रहा है और अनिवार्य तो 2001 में ही आया होगा, चेक कर लीजिएगा। कंपलसरी एजुकेशन तो 2009 में आया था, ठीक है ना, उसको चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए निम्न में से ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2009 ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। निम्न में से कौन सा भारत में खराब मानव पूंजी का कारण है? देखिए मानव पूंजी होता क्या है? मानव पूंजी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, ज्ञान, कौशल, इन सब का एक स्टॉक होना, ठीक है ना। और मानव पूंजी जो होता है, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, इसके स्रोत की बात करेंगे, सोर्स की बात करेंगे, तो वो होता है एजुकेशन पे खर्च, हेल्थ पे खर्च, ट्रेनिंग पे खर्च, माइग्रेशन पे खर्च, और इंफॉर्मेशन पे खर्च, इंफॉर्मेशन। तो अगर स्रोत की बात करें तो इसके कितने स्रोत हो जाएंगे? 5 स्रोत हो जाएंगे। मानव पूंजी के कितने स्रोत हो जाएंगे? 5 स्रोत हो जाएंगे। पहला क्या होगा? शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, प्रवासन, माइग्रेशन, और सूचना। मानव पूंजी के 5 स्रोत हैं। तो क्या कह रहा है? निम्न में से निम्न में से कौन सा भारत में खराब मानव पूंजी का एक कारण है? बुद्धिजीवी अपवहन, पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, अपवहन कह सकते हैं, अपवहन यानी माइग्रेशन, ठीक है। अपर्याप्त संसाधन, ये भी ठीक है। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ये भी ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अभिप्राय लोगों को निहित कौशल, योग्यता, सुविज्ञता, शिक्षा और ज्ञान के स्टॉक होता है। मानव संसाधन, भौतिक संसाधन क्या कह रहा है? योग्यता, एबिलिटी, एफिशिएंसी, वो किस में आएगा? मानव पूंजी में आएगा या मानव संसाधन में आएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, भौतिक पूंजी। कोई है जो बता सकता है? ध्यान रखिएगा, कौशल, योग्यता, सुविज्ञता, ये सब मानव पूंजी के स्रोत हैं। और ये है भौतिक पूंजी। क्या हो गया आपके पास? गाड़ी, बंगला, ये सब क्या है? वो सब भौतिक पूंजी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का निर्माण एक स्रोत नहीं है? तो शिक्षा पर व्यय है, प्रवसन पर है, आधारिक संरचना पर व्यय, कार्य में दौरान प्रशिक्षण पर व्यय, ये नहीं है। आधारित संरचना पर आप रोड रेलवे बना रहे हो तो उसको सब मानव पूंजी का स्रोत थोड़ी ना, वो तो आर्थिक विकास के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नाइन्थ का ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी संघीय करों पर सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाता है? सभी संघीय करों पर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछली बार एस्टेट में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा 2%। ठीक है ना, अब शायद बढ़ा के 4 कर दिया। आईसीएमआर की पूरी फुल फॉर्म क्या है? ये तो मैंने बता दिया था, भारतीय इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन भारतीय, ठीक है, काउंसिल ऑफ चिकित्सा संशोधन परिषद, ये आ जाएगा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अनुसंधान, संसाधन नहीं, अनुसंधान, रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक देश के मानव पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत है? तो शिक्षा पर खर्च कीजिए, प्रतिरक्षा, अरे डिफेंस पे खर्च करना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग आज इतना ही तक करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा या नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आधे इसके आगे नेक्स्ट के जो टॉपिक हैं 5 हम वो कर लेंगे। तो आपका इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ।